नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर आईएएस सर्विस कैडर की केंद्र में डिप्यूटेशन को लेकर नियमों में संशोधन का विरोध जताया गया है। गहलोत ने पीएम को लिखा कि संशोधन के बाद केंद्र सरकार संबंधित अधिकारी और राज्य सरकार की सहमति के बिना ही अफसरों को केंद्र में डेप्यूटेशन पर बुला सकेंगे। ऐसे में आईएएस सर्विस को जन कल्याण संघवाद की भावना ध्यान में रखकर बनाया गया है और संशोधन से उन टारगेट को हासिल करने की राज्यों की कोशिशों को ठेस लगेगी। गहलोत ने आगे कहा है कि प्रतिनियुक्ति के नियमों में प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है और इस फैसले से सरदार पटेल की ओर से स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बताई गई सेवाएं भी भविष्य में कमजोर होंगी। गहलोत ने संशोधन रोकने का आग्रह भी किया है। साथ ही उन्होंने संशोधन के केंद्र और राज्य सरकारों के लिए तय किए गए संवैधानिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन भी बताया गया है। राज्य के पोस्टेड आईएएस अफसरों में निर्भय होकर और निष्ठा के साथ काम करने की भावना में कमी आएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में आईएएस सेवा पर हुई बहस के दौरान दिए गए वक्तव्य को उदाहरण दिया गया। इसमें उन्होंने बिना किसी डर पक्षपात के अपनी राय रखने की पैरवी की थी और इसी के बिना भारत अखंड नहीं होने की बात भी कही गई। सीएम गहलोत ने आगे कहा है कि आईएएस नियमों में संशोधन को लेकर 20 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार की ओर से पत्र के जरिए राज्यों की सलाह मांगी गई थी और प्रस्ताव पर सलाह लेने के प्रोसेस के दौरान ही केंद्र सरकार ने दोबारा एक तरफा संशोधन प्रस्तावित कर 12 जनवरी 2022 को दोबारा सलाह मांग ली है। ये प्रस्तावित संशोधन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की डेप्यूटेशन पोस्टिंग मामले में केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा माहौल को प्रभावित करता है। प्रदेशों को योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, नीति बनाने और मॉनिटरिंग में अफसरों की कमी का सामना राज्य को करना पड़ेगा। गहलोत ने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने पर प्रस्तावित संशोधनों पर रोक लगाने की भी मांग की है। और जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शनिवार से बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। सरहद पर बीएसएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, जो कि 28 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन को सर्द हवा नाम दिया गया है। साथ ही 24 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है, ताकि सरहद पार से कोई भी परिंदा पर ना मार सके। और इन 6 दिनों में ऑपरेशन के दौरान सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी और जवान तारबंदी पर मौजूद रहेंगे। साथ ही सरहद की रखवाली चौकसी निगाहों के साथ करेंगे। सर्दियों में घने कोहरे और धुंध का फायदा उठाकर किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है। आपको बताते चलें कि सीमा सुरक्षा बल सेक्टर हेडक्वार्टर नॉर्थ के डीआईजी अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि बीएसएफ पूरे साल सीमा की रखवाली बड़ी ही मुस्तैदी के साथ करती है। हमारे जवान हर मौसम में और विपरीत परिस्थितियों में भी सरहद पर अलर्ट रहते हैं। घने कोहरे और धुंध में घुसपैठ या तस्करी जैसी संभावनाएं रहती हैं और इसी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल 24 घंटे तारबंदी के पास चौकसी निगाहों के साथ रखवाली करता है। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान भी सेक्टर हेडक्वार्टर के सभी अधिकारी और जवान सीमा पर मौजूद रहेंगे। 28 जनवरी तक बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई करने के लिए अधिकारी भी तैनात रहेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान देश में हिंसा और तनाव का माहौल बनाए रखने को लेकर जिस तरीके की विवाद सामने आए हैं, उसको लेकर एक मामला सामने आया है। दरअसल इस बयान देने के बाद ही अगले ही दिन अब सीएम अशोक गहलोत ने भाईचारा बढ़ाने का एक नया फॉर्मूला बताया है। सीएम गहलोत ने कहा कि जो समाज आगे वाला होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो दूसरे भाइयों को साथ ले, जिन्हें भी जरूरत और मदद की जरूरत होती है, उनकी मदद करे और हर समाज एक दूसरे के साथ को लेकर चले और तभी देश की हिंसा और तनाव का माहौल देश में खत्म होगा। गहलोत जोधपुर के मेघवाल बालिका छात्रावास के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में ये बोल रहे थे। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा है कि ओबीसी के लोगों की भावना हो कि वो एससी एसटी के लोगों के साथ लेकर चले। जनरल कास्ट वालों की भावना होनी चाहिए कि वो एससी एसटी ओबीसी वालों को भी साथ लेकर चले। ये भावना हम सब रखेंगे, तब जाकर देश में भाईचारा कायम होगा। जो मैं बार बार कहता हूं कि देश में तनाव और हिंसा का जो माहौल बन गया है, वो बहुत ही खतरनाक है।
हम सबको सद्भाव और भाईचारे के साथ रहना होगा। हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा और हमारी सरकार ने अहिंसा को और अहिंसा के लिए ही निदेशालय तक बनाया है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के आजादी के अमृत महोत्सव के वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने पीएम की मौजूदगी में कहा था कि आज देश में हिंसा और तनाव का माहौल बन गया है। हम चाहते हैं कि देश में सद्भाव, शांति और भाईचारा मजबूत हो, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। देश में आज तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है और उससे छुटकारा मिल सके, ये हम सबकी इच्छा रहती है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही देश समाज को आगे बढ़ा सकता है। जहां शांति होगी वहीं विकास होगा। और राजस्थान के जंगलों में शिकारी एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। जंगली जानवरों के शिकार के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजस्थान के अलवर में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर अलवर के डेहरा शाहपुरा के अमृतबास के जंगलों में एक साथ 3 पैंथरों के शिकार की खबर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कुछ बाघ हैं, 3 बाघ वहां पर उनके शव बरामद किए गए। इससे लगता है कि सरिस्का में एक बार फिर से शिकारी सक्रिय हो गए हैं। इससे पहले भी शिकारियों ने इस क्षेत्र से बाघों का सफाया कर दिया था। बताते चले कि सरिस्का में बफर जोन से लगते हुए वन क्षेत्र में 3 पैंथरों के शिकार की खबर वन विभाग से सामने आई, जिसके बाद से ही हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची टीम ने पैंथरों के शवों को अपने कब्जे में लिया। साथ ही पैंथरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग के कार्यालय भी भिजवाया गया है। सरिस्का में बफर जोन में 16 जनवरी को एक 9 महीने के तेंदुए का शव मिला, तो वहीं आज 2 तेंदुए के शव मिले हैं। उनकी उम्र 2 साल से अधिक बताई जा रही है। साथ ही देसी और विदेशी पर्यटक हजारों की तादाद में बाघों को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन 3 तेंदुए के शिकार की घटना ने वन विभाग और प्रशासन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल बफर जोन में शिकारी फिर से सक्रिय हो चुके हैं और इसको लेकर वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। सरिस्का के बफर जोन से लगते बफर क्षेत्र में 16 जनवरी को एक पैंथर का शव मिला था और उसको वन विभाग की टीम ने पहुंचकर अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पैंथर का विस्तृत जांच में उसे लिया गया है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन उसी क्षेत्र में 2 पैंथर के शव और मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। वन विभाग की डीसीएफ अपूर्व श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी टीम सूचना मिलते ही पहुंच गई। ग्रामीणों के सहयोग के साथ गड्ढे में पंतों के नीचे पैंथरों के शवों को ढूंढ निकाला गया और इस जगह पर गाय के अवशेष भी बिखरे मिले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गाय पर जहर लगाकर पैंथर का शिकार किया गया। शिकारी शिकार के बाद शिकार को ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और वन विभाग को सूचना दी गई। और राज्य मंत्री सुभाष गर्ग शनिवार को भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रीट के अभ्यर्थियों ने पदों को बढ़ाने के लिए अपने ऑफिस पर प्रदर्शन किया। रीट के अभ्यर्थी मंत्री सुभाष गर्ग के कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर धरना दिया गया है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने मंत्री गर्ग को ज्ञापन दिया और गर्ग ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि वो पदों को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। दरअसल मंत्री गर्ग ने बीजेपी चुनावों पर कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर बीजेपी काफी डरी हुई है। बीजेपी को इस समय खतरा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकल जाएगा। इस डर की वजह से बीजेपी सभी मानदंडों को एक तरफ रखकर दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तो वहीं बीजेपी में खुद भगदड़ मच गई है। कितने नेताओं ने बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया है और ये सब देखकर यही लगता है कि बीजेपी ने अंदरूनी मन में अपने आप को हारा हुआ मान लिया है और अब की बार बीजेपी से उत्तर प्रदेश जाएगा, जिसके बाद केंद्र से भी बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी। बीजेपी के विरोध में सभी धर्म के लोग हैं और इसी के साथ ही तमाम पार्टियां लगातार इस वक्त चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें पूरा मामला, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये
अभ्यर्थियों की है और सीट बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया है। और साथ ही आपको बता दें, रीट अभ्यर्थियों के पद बढ़ाने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के साथ साथ कोकीन और अब फॉरेन करेंसी की तस्करी भी होने लगी है। एयरपोर्ट पर शनिवार को कस्टम विभाग की टीम ने एक ऐसे ही युवक के पास से 1,30,200 रुपए कि जो यूएई दरम है वो बरामद की है। इस दौरान युवक गुजरात का रहने वाला बताया गया और ये रुपए लेकर वो दुबई जाने की फिराक में था। युवक गुजरात से मुंबई और वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट में जयपुर पहुंचा और यहां पर दुबई जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया है। युवक के पास से बरामद की गई ये विदेशी मुद्रा जो भारतीय रुपए में 25,58,430 रुपए है। कस्टम ने युवक को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही रुपए भी जब्त कर लिए गए। कस्टम कमिश्नर राहुल नागरे ने बताया है कि कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण अटल के नेतृत्व में की गई और उन्होंने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले ये युवक 25 साल का बताया गया। मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से ये शुक्रवार देर रात जयपुर पहुंचा था और यहां से ये युवक स्पाइस जेट की दुबई जाने वाली फ्लाइट में बैठने की फिराक में था। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि ऐसा एक पैसेंजर जयपुर से दुबई जा रहा है, जिसके बाद विदेशी मुद्रा बरामद की गई। और कस्टम अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में युवक ने बताया है कि वो दुबई में कॉस्मेटिक आइटम्स का बिजनेस करता है। वहां से कॉस्मेटिक आइटम खरीद कर यहाँ लाता है और भारत में बेचता है। हालांकि कस्टम के अधिकारी इसे तस्करों का करियर मान रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की खरीद के लिए ये रकम यहां से अक्सर भेजी जाती है। ऐसे में इन्हीं युवकों को कैरियर बनाया जाता है और इसी के साथ ही इनसे पैसे भेजने और गोल्ड लाने का काम करवाया जाता है। तो वहीं राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर के चलते रोजाना नए मामले मिल रहे हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर और भरतपुर जिले में कई मामले ऐसे सामने आए जिन्होंने इन तमाम जगहों को हॉटस्पॉट बना दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। प्रदेश में शुक्रवार को तीसरी लहर के सर्वाधिक 16,878 नए पॉजिटिव मामले मिले। इनमें जयपुर में 4,035, जोधपुर में 2,222, अलवर में 1,371, उदयपुर में 857 और भरतपुर में 898 केसेस मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान नागौर में 315, डूंगरपुर में 439 संक्रमित मिले हैं और दूसरी लहर में मिले केसों के रिकॉर्ड को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। जयपुर, जोधपुर, अलवर ऐसे जिले हैं जहां दूसरी लहर का रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट को देखें तो इस बार मौत की संख्या दूसरी लहर से कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सीवियरिटी काफी कम है, लेकिन तीसरी लहर में जितनी भी मौतें हो रही हैं वो उन लोगों की है जो कि पहले से कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित थे, अपना इलाज करवा रहे थे और इस दौरान उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि शुक्रवार को 15 संक्रमितों की भी मौत हुई है। राजस्थान में तीसरी लहर कितनी घातक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हॉस्पिटल के मरीजों में भीड़ कितनी है। सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 70% से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं। यही कारण है कि सरकार को इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी लहर में जब 16,000 या उससे ज्यादा केस आए थे तब प्रदेश में एक एक बेड के लिए मारामारी चल रही थी। और कोरोना की तीसरी लहर में लगातार केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि दोनों वैक्सीन लग चुके मरीज जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। अब मेडिकल टीम घर घर जाकर वैक्सीन लगाएगी। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग भी बढ़ा दी है। चूरू BCMHO के डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम रविवार से ही घर घर जाकर वैक्सीन लगाएगी। यह अभियान रविवार सुबह से चलाया जाएगा। 60 वार्डों के लिए 7 टीम बनाई गई हैं और हर टीम में 5 सदस्य होंगे, जिसमें से एक ANM, एक आशा सहयोगिनी और 2 CHA और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहेगी। टीम के सदस्य हर घर जाकर वैक्सीन लगे होने के बारे में जानकारी लेंगे और वैक्सीन नहीं लगे होने पर मौके पर ही डोज लगाएंगे। चूरू ब्लॉक के कोरोना प्रभारी डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया है कि शहर के हर वार्ड के लिए 5 सदस्यों की टीम का गठन किया गया।
15 से 17 उम्र के बच्चे को भी वैक्सीन लगाया जाएगा। 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को यानी कि दोनों डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ये भी बताया गया कि चूरू ब्लॉक को 100% वैक्सीन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया है कि हर टीम को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लगाई जाएंगी। टीम के सदस्य अपने अपने वार्ड में 100% टीकाकरण करेंगे। अगर वार्ड में कहीं वैक्सीन कम रहती है तो टीम को तुरंत ही वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। 60 वार्डों के लिए 12 डॉक्टर भी लगाए गए हैं। 5 डॉक्टर जो है वार्ड्स पर निगरानी भी रखेंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल 2 बुजुर्गों का रेलवे स्टेशन पर सोना इतना नागवार गुजरा कि उसने दोनों को लात घूंसे मारे और गालियां दी। एक घटना का वीडियो भी सामने आया है और वीडियो नागौर के मकराना रेलवे स्टेशन का बताया गया। दरअसल आरपीएफ कांस्टेबल स्टेशन पर सो रहे 2 बुजुर्गों पर बेरहमी के साथ लात घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं। साथ ही ये उन्हें गालियां भी दे रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि जिन बुजुर्गों की पिटाई की गई उनमें से एक की मौत हो गई है। दरअसल रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में एक शव मिला है और इसके साथ ही हालांकि अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि मौत से पिटाई का कोई लेना देना नहीं है। वीडियो करीब 2 से 3 दिन पुराना बताया गया। मकराना रेलवे स्टेशन पर दरअसल 2 बुजुर्ग सो रहे थे कि तभी एक आरपीएफ कांस्टेबल आया और सोते हुए बुजुर्गों को पीटने लगा, लात घूंसे मारने लगा और कांस्टेबल लगातार इनके मुंह पर लात मारता रहा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की लेकिन कांस्टेबल नहीं माना। लोगों ने टोका भी, इतना मारोगे तो ये मर जाएंगे। इसके बाद भी कांस्टेबल रुका नहीं, गालियां देते हुए उनके मुंह पर लात मारता रहा और इसके बाद घसीटते हुए उन्हें स्टेशन के बाहर कर दिया। जीआरपी रीडर किशन सिंह ने बताया है कि मकराना रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में एक बुजुर्ग भिखारी का शव भी मिला है। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान अब्दुल अजीज के तौर पर हुई है। परिजनों का पता लगाकर पोस्टमार्टम के प्रयास किए जा रहे हैं। जीआरपी रीडर किशन सिंह ने मारपीट के बारे में पूछा गया जब तो उन्होंने कहा कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है। तो वहीं जीआरपी के जोधपुर सीईओ प्रेम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि वीडियो में दिख रहा आरपीएफ कांस्टेबल है जो कि 2 से 3 दिन पुराना है ये वीडियो और अभी इस घटना की जांच की जा रही है। और सड़क किनारे फूल बेचने वाले खानाबदोश परिवार की मासूम बच्ची को शुक्रवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर ही कुचल दिया। हादसा जिले के खींवसर थाना इलाके में एनएच 62 पर हुआ और खींवसर जीएसएस के पास पंजाब नंबर के एक बेकाबू ट्रक ने 15 साल की इस मासूम बच्ची को कुचल डाला है। हादसा इतना भयंकर था कि बच्ची का शव ट्रक के टायर से चिपक गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर खींवसर सीएचसी में मोर्चरी में रखवाया गया। शव को आपको बता दें ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है और थाने में उसे खड़ा कर दिया गया है, जबकि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खींवसर में एसएचओ गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया है कि एनएच 62 पर शुक्रवार की देर रात को एक ट्रक ने सड़क किनारे चल रही बालिका को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बालिका की पहचान ममता निवासी सिलवाड़ा जिला जालौर के रूप में हुई है। बच्ची का परिवार खीवसीर में फूल और गुलदस्ते का व्यापार करता है। खीवसीर में यह हाईवे 100 मीटर दूरी पर अस्थायी टेंट लगा रखा था और मासूम ममता के पिता ने बताया है कि हादसे में 15 मिनट पहले ही ममता ने पूरे परिवार के साथ खाना खाया था। खाना खाकर ममता टेंट से बाहर निकली थी। थोड़ी देर बाद ही टायरों की जोरदार आवाज आई। मौके पर जाकर देखा तो ममता ट्रक के टायर से कुचली हुई थी। एक ड्राइवर बहुत ही तेज स्पीड में भाग निकला और उसने बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद ही ड्राइवर फरार है और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। फिलहाल ट्रक लोडेड था जिसे तिरपाल और रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। पंजाब नंबर के इस ट्रक में क्या सामान है और ये कहां से कहां ले जाया जा रहा था, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। और इसी के साथ ही राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही।